जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि इजराइल, यूएसए और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बीच ईरान के जो सर्वोच्च लीडर थे उनकी हत्या कर दी गई है। और इस बीच हम देखेंगे भारत पर क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, और इस युद्ध का जो जियो पॉलिटिक्स, इसका कारण क्या है, जियो पॉलिटिक्स है। इसमें देखेंगे हम जो और मुस्लिम कंट्रीज़ है उनका मतलब इस पर क्या रिएक्शन है, और इंडिया का क्या स्टैंड है। जैसे जो अभी ऑफिशियली तो ये निर्णय नहीं दिए हैं कि हॉर्मुज जो स्ट्रेट लाइन है, जो जल संधि है, इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जो हॉर्मुज जो जल संधि है, लगभग इंडिया में जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, लगभग 50% प्लस यहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ से क्या है, हॉर्मुज जल संधि से इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं। अगर इस पर प्रतिबंध या इसको बंद कर दिया गया तो तेल का जो, ऑयल का जो, पेट्रोल डीजल, इसके जो प्राइस है एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 50% बहुत मायने रखता है। लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ इस पर निर्णय नहीं आया है कि बंद हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन जो वहाँ का जो सैन्य संगठन है ईरान का, वो निर्णय दिया है कि बिना पास के कोई भी शिप यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए ये फारस की खाड़ी है, ये हॉर्मुज जल संधि है, ये ओमान की खाड़ी है। इधर ये ओमान की खाड़ी है। अब इसमें ये इंडिया है, ये अपना भारत, ये है श्रीलंका, इधर ये है ओमान, ये है यमन, ये है ओमान, ये सऊदी अरब है, ये संयुक्त अरब अमीरात दुबई जिसको कहते हैं, ये अबू धाबी है उसकी राजधानी, और ये कतर है, ये बहरीन है, ये कुवैत, इधर इराक आ जाएगा, इधर फ़िलिस्तीन और लेबनान और इज़राइल, इधर इज़राइल आ जाएगा, और इधर अफ्रीका आ जाएगा। इसको मैप इसलिए बनाया क्योंकि इसको समझने में थोड़ा क्या है, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको इस ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स जो चल रहा है इसका मुद्दा, इसके मुद्दे को समझने में थोड़ी आसानी होगी हमको। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लगभग कितना 50% प्लस जो है ऑयल एक्सपोर्ट, इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है। ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ईरान? जैसे ये पाकिस्तान है, इधर ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर तो स्थिरता है, ये नहीं है। अगर स्थिरता की बात करें तो यहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान तो दुश्मन है, ये है। तो क्या है, पश्चिम एशिया से, ये है समझ लीजिए पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए, भारत के व्यापार करने के लिए, भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट है ईरान। और ईरान में चाबहार बंदरगाह जो है भारत उसको डेवलप कर रहा है, इसलिए भारत के लिए ईरान इम्पोर्टेंट है। क्या है, भारत जो है शुरू से ही एक तटस्थ रहा है कि किसी भी कंट्री के साथ डायरेक्टली नहीं खड़ा होगा, मैं इस कंट्री के साथ हूँ। लेकिन अभी हाल ही में एक न्यूज़ में एक समझ लीजिए प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडिया कहीं ना कहीं डायरेक्टली इजराइल के साथ है, लेकिन जो इंडिया की नीति रही है उसके हिसाब से अगर देखें तो भारत किसी एक देश के साथ नहीं है। लेकिन इसको अगर और तरीके से जैसे हम समझे कि इधर इराक हो गया, कुवैत, यूएई, यहाँ से जो भी इंपोर्ट होता है भारत के लिए, भारत जो इंपोर्ट करता है, सामान व्यापार करता है, वो हॉर्मुज जल संधि से ही करता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ईरान में चाबहार बंदरगाह डेवलप कर रहा है भारत, यहाँ से क्या है, ये इधर पूरे पश्चिम एशिया में भारत अपना व्यापार कर सकता है। अब जो ईरान अटैक किया, ईरान क्या है, ओमान में किया, यहाँ भी अटैक किया, यूएई अबू धाबी यहाँ भी अटैक किया, कतर में भी किया, और कुवैत में किया। तो ये सब पूरी मुस्लिम कंट्री हैं, ये जितनी सब हैं पूरी मुस्लिम कंट्री हैं। लेबनान, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, इराक, ईरान, ये सब पूरी मुस्लिम कंट्री है। तो ये सब ईरान का साथ क्यों नहीं दे रही हैं? मेन रीज़न ऐसे इसका क्या है कि इन सब का, सऊदी अरब ले लीजिए, कतर, यूएई, इन सब का जो वेपन है, ये सब क्या है, इन सब पर इनडायरेक्टली किसका नियंत्रण है? यूएसए का नियंत्रण है। ये सब यूएसए के, अब ऐसे अगर ये लोग डायरेक्टली अगर ईरान के साथ चले जाएं तो इन सब का जो मिलिट्री बेसिस है, यहाँ पर भी अमेरिका का मिलिट्री बेस है, यहाँ पर भी है। तो इस पर इसी क्वेश्चन उठता है, ये सब पूरी मुस्लिम कंट्री हैं,
जितनी भी यहाँ सब देखेंगे आप, सब मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन ये लोग इसका साथ, ईरान का साथ क्यों नहीं दे रही हैं? ईरान के साथ ये लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि शिया सुन्नी, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है। ज़्यादातर यहाँ पर जो कंट्री हैं ज़्यादातर सुन्नी कंट्री हैं। यहाँ पर ये ईरान जो है शिया कंट्री है। अब यूएसए की जो पुरानी दुश्मनी ईरान के साथ रही है, उस हिसाब से अब जैसे इराक में ले लीजिए, जैसे सद्दाम हुसैन हो गए, बगदादी और एक लीडर थे, इन सबको हटाने के बाद यूएसए इन सबको हटाया, वहाँ पर अपनी कठपुतली सरकार स्थापित की। तो क्या मुद्दा उठता है, जैसे वहाँ के जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि वहाँ इनके हत्या के बाद वहाँ की सत्ता वहाँ के लोगों के पास होगी। ऐसा भी हो सकता है जैसे इराक ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, यहाँ पर तख्ता पलट होने के बाद वहाँ पर आतंकवादी संगठनों का हुकूमत हो गया। क्या हो सकता है, ईरान पर भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आप शांति डेमोक्रेसी ला सकते हैं, ये आप श्योर होकर नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर शांति और डेमोक्रेसी आ सकती है। और यहाँ पर एक मुद्दा था कि ईरान में जो आंतरिक अशांति थी, इसका मुख्य कारण था वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट था और गरीबी थी, और एक तरह से वहाँ का जो रुपया है रियाल, वो डॉलर की तुलना में बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था। ये सब कारण थे वहाँ पर जो आंतरिक अशांति थी। वहाँ पर लोगों पर ऐसा कहा जाता है कि फायर करवाया गया, जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, लगभग उसमें 300 प्लस लोग जो आम नागरिक थे मारे गए। इन सब युद्धों के बीच आम नागरिक ही मारे जाते हैं। कोई भी जियो पॉलिटिक्स हो, किसी भी देश में वार हो, तो आम नागरिक। अब ईरान में जो देखो युद्ध में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है पहला वार किसने किया। इसमें पहला वार इजराइल और यूएसए ने किया ईरान पर। जो में दिखाया जाता है, ये गर्ल्स कॉलेज था, लगभग वहाँ पर 100 से प्लस बच्चे मारे गए थे। अब इसमें उनकी क्या गलती थी? अब ऐसे वार हो रहा है तो आप मिलिट्री बेसिस पर अटैक करिए, लेकिन वहाँ पर कॉलेज पर अटैक किया गया, लगभग 100 प्लस बच्चे मारे गए। अब वैसे हमारा मुद्दा था कि ये लोग इनका साथ क्यों नहीं दे रहे थे। पहला पॉइंट था शिया सुन्नी वाला मामला। दूसरा पॉइंट था ये लोग पापा जी का ही सुनते हैं। पापा जी मतलब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि वो चाहे इन लोगों का जो मिलिट्री जो सिक्योरिटी है वो सब चाहे तो अपने हाथ में ले सकता है। वो सब चाहे तो वो इन सब की जो मिलिट्री बेसिस है, जो इन लोगों की सिक्योरिटी है, बैंक, सब कुछ चाहे तो एक झटके में समाप्त कर सकता है। क्योंकि ये सब क्या है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और यूट्यूब, ये सब इसी पर टिका हुआ है। और ये सब किसका है? ये सब पापा जी का है। और पापा जी जैसे चाहेंगे ये लोगों के से वैसे करवा रहे हैं। कठपुतली है एक तरह से। और यूएसए अपनी दुश्मनी, अपना बदला ले रहा है इजराइल। यहाँ पर है इजराइल लोग कहते हैं, इसराइल सही नाम है इसका। तो इसके कंधे पर बंदूक रख के बंदूक चला रहा है ये। अब देखिए, जैसे जो न्यूक्लियर वेपन है, मेन पॉइंट इसमें इन लोगों ने दिया कि ईरान क्या है, इजराइल और यूएसए पर अटैक करने वाला है। तो ये स्टेटमेंट देते हुए इन लोगों ने इस पर हमला किया, ईरान पर। अब ईरान क्या है, ईरान पहले से क्या है, 1971 से ही ये इसको पता है कि यूएसए इस पर अटैक करेगा। ये पहले से सतर्क था। अगर कोई और कंट्री होती जिस तरह से इन्होंने अटैक किया तो अब तक सरेंडर कर दिया होता। लेकिन ईरान अभी भी अटैक कर रहा है। सबसे पहले उसने, मतलब सोचिए, जितने भी मिलिट्री बेसेस थे यमन में, ओमान में, यूएई में, कतर में, सऊदी अरब में, जितने भी मिलिट्री बेसेस थे यूएसए के, सब पर अटैक किया। क्योंकि उसे पता है अगर हम इस पर अटैक नहीं करेंगे तो ये लोग हम पर अटैक करेंगे। अटैक किया। अब क्या है, इसमें मेन रोल आता है कि चीन और रूस किसके साथ हैं। क्योंकि अब एशिया में देखें दो ही थोड़े अमेरिका से टक्कर लेने लायक हैं। तो ऑफिशियली अगर इसमें स्टेटमेंट देखें तो रूस जो है कह दिया है कि वो ईरान के साथ है। रूस और चीन जो है ईरान के साथ है। अब इसमें अगर चीन भी उतर गया युद्ध में, तब फिर इसमें टक्कर हो सकता है एकदम मजबूती से, एक तरह से। तब क्योंकि क्या होगा, इसमें आम नागरिक ही मरेंगे और उनका ही नुकसान होगा। और महंगाई, इन्फ्लेशन, गरीबी, ये सब चरम स्तर पर पहुंचेगी। इंडिया के लिए तुरंत तो इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि इंडिया ज़्यादातर ऑयल कहाँ से लेता था? रसिया से लेता था। अब इधर यहाँ पर रूस पकड़ लीजिए, ये रूस, ये है रूस, यहाँ से ऑयल इंपोर्ट करता था। इंडिया जो है यहाँ से क्या है,
ऑयल इंपोर्ट करता था। लेकिन पापा जी नाराज़ हो गए। पापा जी ने कहा वहाँ से अगर लोगे तो हम टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ लगा भी दिए थे। तो क्या है, इंडिया क्या है, कम कर दिया। इंडिया क्या है, इंपोर्ट करना कम कर दिया, या समझ लीजिए ना के बराबर कर दिया। तब क्या है, जब यहाँ से ऑयल इंपोर्ट नहीं होगा तो क्या है, फिर इंडिया कहाँ जाएगा, इंडिया जाएगा रसिया के पास। रसिया के पास जाएगा तो पापा जी फिर नाराज़ हो जाएंगे। तो इस बीच रूस और चीन अगर युद्ध में उतरते हैं तो आगे इसमें क्या होगा आगे फिर देखेंगे। मेन पॉइंट था ये समझने के लिए कि होर्मुज जल संधि, मेन पॉइंट यही था कि होर्मुज जल संधि जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया पर अभी तुरंत तत्काल में अगर देखें तो कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इंपोर्ट यहाँ से इंडिया कर रहा है और रिज़र्व भी इंडिया के पास है। लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसके बहुत बुरे इम्पेक्ट पड़ सकते हैं इंडिया पे। गरीबी, भुखमरी जो चल रहा है और बढ़ जाएगी, बेरोजगारी और महंगाई। ज़्यादातर अगर पेट्रोल और डीजल पर इम्पेक्ट पड़ा तो पूरे इंडस्ट्री पर इम्पेक्ट पड़ेगा भारत के। यही था हमारा होर्मुज जल संधि समझने का। जो ये खाड़ी देश हैं, यहाँ पर जो इंडियन है उनके लिए क्या, क्योंकि खतरा तो सब, कहाँ पर कब अटैक हो जाए कुछ पता नहीं है, कहाँ पर कब अटैक हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए वहाँ पर बहुत सारे वर्कर, इंडिया के जो सबसे ज़्यादा वर्कर क्या खाड़ी देशों में हैं, और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा देखें तो इजराइल में है, ईरान में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, और वर्कर में देखें तो यहाँ पर हैं सऊदी अरब हो गया, यमन, ओमान, कतर और यूएई, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्कर हैं। स्टूडेंट अगर देखें ईरान और इजराइल में सबसे ज़्यादा हैं। और मेन मुद्दा उठता है कि अभी इजराइल दौरे पर प्रधानमंत्री जी थे और इसी बीच युद्ध भी हो गया, तो इस पर तरह तरह के लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं। लेकिन इस सब से बचते हुए, ये सब हमारा मकसद नहीं है, ये सब राजनीति है और जियो पॉलिटिक्स के कारण ये सब जो है जियो पॉलिटिक्स है। और यूएसए अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, शायद ले भी लिया है। आगे इस पर चर्चा फिर जब नया कोई अपडेट आएगा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब देशों की राजधानी पूछ सकता है, और कौन से देश फारस की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं ये पूछ सकता है। होर्मुज जल संधि किसके किसके बीच में है, तो यहाँ पर यूएई आ जाएगा, इसकी राजधानी आ जाएगी अबू धाबी। और यहाँ पर ईरान, ये दोनों के बीच में ये स्थित है। इधर अफ्रीका से इधर कोई टच नहीं है। इधर यहाँ पर इजिप्ट, यहाँ पर क्या है, इजिप्ट है। इजिप्ट से ये सब सीमा साझा करते हैं, और ये इंडिया है। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर ऊपर रूस और चीन। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और रील कम ढकेलिए। और न्यूज़, इस सब न्यूज़ क्या है, इस सब में मत पढ़िए, क्योंकि इस सब में क्या है, दिमाग में नेगेटिविटी आता है कि मतलब ये क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर पढ़ रहे हो तो इस सब से दूर रहिए थोड़ा। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तो एजुकेशन पर्सपेक्टिव से इसको देखिए, क्योंकि राजनीति में मत पढ़िए। राजनीति में अगर देखेंगे तो राजनीतिक मुद्दे से तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है फिलहाल। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।